तो अभी हम यूनिट 9 दी हाउस होल्ड एंड फैमिली कर रहे हैं। जब भी आप सोशियोलॉजी की नाम भी लेते हैं तो सोशियोलॉजी बेसिकली क्या है? स्टडी ऑफ सोसाइटी। और सोसाइटी में फैमिली जो है एक फंडामेंटल यूनिट माना जाता है, एक बेसिक यूनिट माना जाता है। इसके बाद ही जब आप सबसे पहले फैमिली को ही स्टडी करेंगे तब आप चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो फैमिली चैप्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सोशियोलॉजी का। उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि फैमिली टर्म क्यों यूज़ होता है, हाउस होल्ड होता क्या है, फैमिली किस टाइप की होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे आप काफ़ी कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर का ले लेंगे। अगेन जब आप सोशियोलॉजी नेक्स्ट ईयर अगर अर्बन सोशियोलॉजी लेते हैं तो उसमें और कि किस तरीके से अर्बन सोसाइटी में फैमिलीज़ का स्ट्रक्चर वगैरह चेंज हो रहा है उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। सो अब हम देख लेते हैं फैमिली होती क्या है। तो जिस तरीके से आपको पता है कि जो एक फैमिली है एक वो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन मैंने बहुत बार एक्सप्लेन कर रखा है, आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइएगा। और अगर किसी को पता है कि इंस्टीट्यूशन सोशियोलॉजी में किसे कहा जाता है तो कमेंट करके बताइएगा। तो ये देखिए, फैमिली एक प्राइवेट और कहीं ना कहीं पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि फैमिली में हर कोई जाता है तो उसकी एक लाइफ होती है, बट फैमिली ही हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। जो भी हम अभी इस टाइम पे हैं उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट एक फैमिली का होता है, ठीक है। इसमें बहुत टाइप के रिलेशनशिप होते हैं और फैमिली एक ऐसा टॉपिक है या हाउस होल्ड एक ऐसा टॉपिक है जो सोशियोलॉजी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो ये फैमिली का सिस्टम है उसने कहीं ना कहीं सोसाइटी को डेवलप करने में और कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक बहुत ही पुराना सिस्टम है जो अभी तक चलता आया है, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो जो फैमिली की कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो एक प्राइमरी ग्रुप होता है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। तो हस्बैंड वाइफ को यूनिट आप बोल सकते हैं, चिल्ड्रन। देखिए, और आपको फैमिली को या इस टाइप की चीज़ों को डिस्क्राइब करते हुए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वो मिल जाएंगे डेफिनेशन। बुक में इन्होंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, बट आप कहीं से भी एक फैमिली का डेफिनेशन किसी सोशोलॉजिस्ट का आप लिख सकते हैं। एक फैमिली के अंदर दो प्रकार के आपको लिंक मिलेंगे। एक मैरिज का लिंक, यानी एक हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशन होता है या वो मैरिज के थ्रू होते हैं। अब तो नॉन मैरिज के थ्रू भी होता है, वो मॉडर्न फिनोमिना है, बट जनरली अगर हम बात करें तो दो पर्सन होते हैं जिनके बीच में मैरिज होता है एंड एक सिबलिंग्स होते हैं जो कि चिल्ड्रन के बीच में होता है। एक चिल्ड्रन है या एक से ज़्यादा है तो उनके बीच में जो भाईचारा बहनचारा जो भी होता है, मतलब हमारा भाई बहन के प्रति जो लव होता है, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड उसके बाद बेसिक यूनिट जो होती है फैमिली की, उसको मान लीजिए कि दो हस्बैंड वाइफ है, मतलब दो लोग यानी हस्बैंड वाइफ है एक फैमिली के अंदर, और उनके अनमैरिड बच्चे एक यूनिट बनाते हैं जिस यूनिट को आप बेसिकली न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, ठीक है। सोशियोलॉजी में या पॉपुलरली भी ये टर्म यूज़ होता है। अगर उन अनमैरिड बच्चों के शादी हो जाती है और उनके भी बच्चे होते हैं और सब लोग साथ रहते हैं तो वो जॉइंट फैमिली में कन्वर्ट हो जाता है, या उसको सोशियोलॉजी में एक्सटेंडेड फैमिली भी कहा जाता है। सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी में ये टर्म काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, कई बार इंटरचेंजेबली भी यूज़ होता है, एक्सटेंडेड फैमिली या जॉइंट फैमिली, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमने फैमिली समझ लिया कि फैमिली होती क्या है। अब जिस घर में वो रहते हैं, एक परिवार तो होगा ना, एक कॉमन रेसिडेंट तो होता है ना, जिसको हाउस होल्ड या हिंदी में हम घर कहते हैं, जहाँ पे मान लीजिए वो लोग रह रहे हैं, वहाँ पे चूल्हा है, खाना बन रहा है, मतलब किचन है, ठीक है। सेम किचन में खाना बन रहा है तो उसको हाउस होल्ड कह दिया जाता है, घर कह दिया जाता है। समटाइम्स आपको देखने को मिलेगा कि मान लीजिए हम एक जगह को घर कह रहे हैं जहाँ पे सबका साथ में खाना बन रहा है, मान लीजिए जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली जैसे भी, ठीक है। लेकिन कई बार हम फैमिली उस चीज़ को भी कंसिडर करते हैं जब हम उस फैमिली में नहीं भी रह रहे हैं। इसका एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए कि आपने पढ़ाई के लिए अपना गांव या आपका जो भी घर है या आप जहाँ भी रह रहे हैं उसको छोड़ के कहीं और चले जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप उस फैमिली से अलग हो गए, आप तब भी उस फैमिली के एक मेंबर हैं, ठीक है। और कई बार जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि दो या तीन भाई होते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे रहने लगते हैं, बट फिर भी कई बार वो कंसिडर करते हैं कि हम सेम ही फैमिली का हिस्सा हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें हाउस होल्ड का तो वो सिंपली हमारा क्या है कि जहाँ पे लोग रहते हैं या उनके अंदर फीलिंग है कि यहाँ ये हमारा घर है, ठीक है। हाउस होल्ड मतलब लिटरल ट्रांसलेशन अगर देखें तो घर।
कोलिंडा की स्टडी बहुत सारी मतलब फैमिली से रिलेटेड है। इन्होंने 12 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन फैमिली की दी हुई है और इसमें आपको बहुत इन डेप्थ में जाके स्टडी करना नहीं है। मेरे चैनल पे यूपीएससी के सेक्शन में काफ़ी डिटेल में वीडियो है, जितने भी टर्म्स फैमिली से लेके होते हैं सोशियोलॉजी में, उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। यहाँ पे 12 टाइप है, न्यूक्लियर फैमिली है, सप्लीमेंटेड फैमिली है, सब न्यूक्लियर फैमिली, सिंगल पर्सन हाउस होल्ड, सप्लीमेंटेड सब न्यूक्लियर फैमिली, कोलैटरल जॉइंट फैमिली, काफ़ी कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो आप धीरे धीरे समझ भी जाएंगे कि हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पर्टिकुलर बुक में बहुत डिस्कस नहीं किया, तो मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी। 12 टाइप का है, ठीक है। अब जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली जो फैमिलीज़ हैं इंडिया में किस तरीके से हैं उसको देख लेते हैं। तो आपने जब भी रामायण टीवी पे देखा हो, पढ़ा हो, जो सीबीएसई से होंगे वो रामायण और महाभारत तो पढ़े होंगे, तो उन्होंने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे जॉइंट फैमिली के आइडिया को बहुत ही ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है कि हाँ जॉइंट फैमिलीज होनी चाहिए। अगर हम दशरथ के सन की बात करें, राजा दशरथ की रामायण में, और या हम पांडव की जो फैमिली है उनके बारे में बात करें, उनके सन के बारे में महाभारत की बात करें, तो सब अपने वाइफ्स के साथ या मतलब अपनी पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ एक ही घर में रहते थे। अगर मान लीजिए कि सिचुएशन आता है महाभारत में चाहे रामायण में कि वो अपने परिवार से दूर हो जाते हैं, जैसे राम जी को वनवास वगैरह हो जाता है, तो भी जो आइडिया होता है या इमोशनल अटैचमेंट होता है भाइयों के बीच में और परिवार के बीच में, वो ख़त्म नहीं होता। तो ये कहीं ना कहीं ये जो पुरानी किताबें होती हैं वो हमारे समाज का एक दर्पण होती है, एक हमारे समाज को दिखाती हैं कि एक्चुअली हमारी आइडियाज़ या हमारी सोसाइटी किस तरीके से काम करती है। तो अगर हम बात करें हिंदूज़ की इंडिया में, तो इस तरीके की जो किताबें हैं, महाभारत हो गई और रामायण, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। किस प्रकार से जॉइंट फैमिली होनी चाहिए और फादर और सन के बीच में किस तरीके की रिलेशनशिप होनी चाहिए, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। हस्बैंड वाइफ हो तो किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, राम या सीता जैसा रामायण में जैसा दिखाया गया। क्योंकि सीता जी चाहती तो वो वनवास नहीं जाती, वो रह सकती थी महलों में, बट फिर भी वो राम जी के हर एडवेंचर पे या जो जो उन्होंने स्टेप लिया अपने 14 साल पे, वहाँ पे उन्होंने उनका साथ दिया। ऑफकोर्स कुछ टाइम के लिए किडनैप हो गई थी, वो अलग केस है, बट ठीक है। अगर हम बात करें उनके लव या उनकी जो टाई थी उनके बीच में मैरिज की और ये सब, तो काफ़ी स्ट्रांग थी। तो दो लिंक हमें देखने को मिलता है किनशिप से। तो किनशिप अगर आप सिंपल भाषा में समझें तो इसका मतलब होता है कि हम जिससे ब्लड रिलेटेड, कोई भी हमारा पर्सन ब्लड रिलेटेड, जिसे खून का नाता है, ठीक है। पेरेंट एंड चाइल्ड मतलब भाई बहन, तो इन्हीं लोगों से हम लोग का खून का नाता होता है ना। तो दो टाइप के मतलब हो सकते हैं किनशिप रिलेशन। एक तो पेरेंट एंड चाइल्ड का, बेसिकली किनशिप को अगर हम समझे तो खून का नाता, ठीक है। और भाई बहन, ठीक है, भाई बहन के बीच में खून का नाता है ना। अगर हम न्यूक्लियर फैमिली की बात करें तो वो कंसिस्ट किससे करता है, एक आदमी, एक औरत और उनके कुछ अनमैरिड बच्चे, जैसे कि मैंने ऊपर ही आपको एक्सप्लेन किया। कोई भी एडिशनल रिलेटिव आता है न्यूक्लियर फैमिली में, या मान लीजिए कि एक लड़के की शादी हो गई, उनका एक लड़का था एक लड़की, और उसके शादी हो गई और वो भी अपने मतलब सास ससुर के साथ ही रहने लगे, तो वो जॉइंट फैमिली में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जॉइंट फैमिली बेसिकली क्या है, बहुत सारी न्यूक्लियर फैमिली का मिलन है। यानी मान लीजिए कि आपके दादा दादी जी, मान लीजिए कि आपके दादाजी और दादी रहे होंगे, तो उनके बच्चे हुए, तो वो न्यूक्लियर फैमिली रही। उनके बच्चों की शादी हो गई, उनके भी बच्चे हुए, तो फिर वो एक और न्यूक्लियर फैमिली हो गई। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत सारी न्यूक्लियर फैमिली मिलके एक जॉइंट फैमिली बनाती हैं, ठीक है। एंड उसके बाद इस तरीके से मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया था कि सोशियोलॉजी में, सोशल एंथ्रोपोलॉजी में जॉइंट और एक्सटेंडेड फैमिली हम लोग काफ़ी हद तक इस्तेमाल करते हैं इंटरचेंजेबली एक दूसरे के स्थान पे। हम कुछ टर्म्स समझ लेते हैं। जब भी आप फैमिली को पढ़ेंगे तो आपके कुछ टर्म्स काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं। तो मान लीजिए कि मदर डॉटर रिलेशनशिप है, या जहाँ पे मदर हेड है, इस तरीके की जो सोसाइटी होती है। मान लीजिए कि लड़की की शादी हुई, लेकिन वो उसकी विदाई होके वो अपने ससुर के यहाँ या अपने हस्बैंड के यहाँ नहीं गई, वो वहीं पे रह गई और हस्बैंड आ गया, तो ये मैट्रिलिनियल फैमिली हो गई। इसमें भी जॉइंट और एक्सटेंडेड हो सकती है, न्यूक्लियर भी हो सकती है। उसके बाद मान लीजिए कि किसी के फादर मदर नहीं है, सारे ब्रदर्स मिलके रह रहे हैं, तो हम इसको फेटर्नल या कोलैटरल फैमिली भी कह देते हैं, ठीक है। कपाडिया की स्टडी में आप इन सब टर्म्स को देख सकते हैं।
तो अगर हम आइडियल यानी जो हम लोग चाहते हैं कि भारतीय समाज में जिस तरीके का हिंदू जॉइंट फैमिली हो, तो उसमें क्या होता है कि एक पुरुष हो, एक महिला हो, उनके एडल्ट बच्चे हों, उनके बच्चे हों और उनके भी बच्चे, यानी 3 जनरेशन दादा दादी, उनके बच्चे और उनके पोते नाती जो भी कहा जाता है, वो रहते हों। ठीक है, इस तरीके की आइडियल फैमिली की बात हम लोग कहते हैं। और इस तरीके की फैमिली को हम पैट्रिलिनियल एंड या तो नियो लोकल फैमिली भी होता है, जो कि भी आपकी बुक में आई थिंक नहीं डिस्कस किया गया है। तो नियो लोकल में क्या होता है, मैट्रिनियल में तो लड़की नहीं विदाई करके जाएगी, पैट्रिनियल में होगा कि लड़की की विदाई करके चली जाएगी और ससुर और सास वगैरह के साथ रहेगी। नियो लोकल में क्या होता है कि दोनों कहीं नहीं जाते, वो तीसरी जगह चले जाते हैं, जैसे कि आजकल के मॉडर्न ज़माने में होता है, आपको नाम सुन के भी लग रहा होगा नियो लोकल। ठीक है, न्यू काइंड ऑफ तरीके का है। तो उसमें हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं, किसी के पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं, तो वो भी अब आ गया है। ठीक है, जो इस तरीके की पेट्रिलिनियल फैमिली होती है, उसमें जो ओल्डेस्ट मैन होता है वो फैमिली की अथॉरिटी रखता है, मतलब उसके पास सब कुछ राइट होता है, वो सब कुछ डिसाइड करता है कि किसकी शादी कहाँ होगी, क्या डिसीजन है, सब फैमिली में एक हेड होता है। ठीक है, एंड उसके बाद जो पति पत्नी का नाता है या जो पति पत्नी का प्रेम है, वो माता पिता के प्रेम या भाई के प्रेम से एक नीचे का लेवल लेता है। यानी आपके अगर लाइफ में इस तरीके के फैमिली में हैं आप, तो सबसे पहले आपके पिता आते हैं, फिर आपके भाइयों से प्रेम आता है, देन आपकी मैरिज वाला लव आता है। ठीक है, क्योंकि फैमिली में लव इतना शो करना हमारी आइडियल फैमिली का आइडिया नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर आप इस तरीके की फैमिली में 3 या 4 जनरेशन को साथ में देखेंगे रहते हुए, इन लोगों की प्रॉपर्टी, जो इस तरीके की फैमिली होती है आइडियल हिंदू फैमिली, इन लोगों की प्रॉपर्टी भी कॉमन रहती है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है कि सब लोगों का अलग अलग है। और ज़रूरी नहीं है कि सब पर्सन का फैमिली की जो प्रॉपर्टी है उस पर राइट एक ही जैसा हो। ठीक है, गोरे ने इसको डिफाइन किया है कि इसमें जो मेल होते हैं उन लोगों का ही ज़्यादा मतलब राइट होता है। एंड उसके बात करें फैमिली पे व्यू क्या है इंडिया में डिफरेंट रिसर्चर्स का, तो उसको हम देख लेते हैं। किताब के भी व्यूज़ देखेंगे कि बुक व्यूज़ क्या है, फील्ड व्यू क्या है, काफ़ी कुछ इसमें देखेंगे। एक टेक्सचुअल व्यू देखें कि टेक्स्ट में किताबी तौर पे इस तरीके का व्यू क्या है फैमिली के बारे में, तो उसको हम समझ लेते हैं। तो एक हमारे यहाँ पे आइडिया है कि जो हमारे पूर्वज हैं उनके प्रति हमारा एक कर्ज है, क्योंकि वो हमको धरती पे लेके आए हैं। और जब आप धीरे धीरे स्टेप्स लेते हैं ना अपने लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट, तो आपका वो कर्ज चुकता जाता है। मान लीजिए कि आप एक पुरुष हैं और आपका पूर्वजों से जो आपका एक तरीके से उधार है, ठीक है, ये जीवन भी आपको उधार पे मिला हुआ है या पूर्वजों की वजह से मिला हुआ है। तो जब आप एक पुरुष हैं और आपको एक बेटा जन्म देते हैं, मतलब जन्म आप नहीं दे रहे, मतलब आपका एक बेटा होता है, तो ये आपका जो डेब्ट है, जो ये आपका कर्जा है पूर्वजों के प्रति, वो खत्म हो जाता है या आप इससे खत्म, मतलब क्योंकि अब क्या होगा कि जो बेटा है आपने एक नया जनरेशन दे दिया है और वो इंश्योर करेगा कि आप कि जितनी, मान लीजिए कि कहा जाता है ना कि एक लड़का हो जाए तो भाई मेरे तो, मैं गंगा नहा लूँगा या मेरे को तो स्वर्ग मिल जाएगा, इस तरीके की आपने सुना होगा। क्योंकि जो लड़का होता है वो घर के सारे जो काम होंगे अपने पिता के बाद, या पिता जब थोड़े बूढ़े होने लगेंगे, तो जितने भी हमारे धर्म में कर्म कांड होते हैं, वो चाहे श्राद्ध हो या और भी अन्य तरीके के काम, वो बेटा करने लगेगा। इस वजह से ये आइडिया है कि सन का थोड़ा प्रिविलेज होता है। ये बुक की किताबी रूप से हम बात कर रहे हैं, जो रूल एंड रेगुलेशन से। एंड उसके बाद क्या होता है कि जो बेटा होता है एक तरीके का प्रिविलेज होता है, और उस बेटे को ऑब्लिगेशन भी, उसकी ड्यूटी भी होती है कि उसे कुछ कुछ चीज़ें करनी, जैसे कि किसी की मृत्यु हुई तो वो जो आग में जलाया जाता है उसको जलाएगा। उसके बाद जो रिचुअल्स होते हैं, क्योंकि 13 दिन तक रिचुअल भी चलेगा मृत्यु के बाद, उसे भी करेगा। एंड उसके बाद श्राद्ध होता है और ये सब चीज़ें भी करेगा। इवन अगर हम टेक्निकल बेसिस पे देखें तो जो पुरुष है या जो बेटा है उसी को जो प्रॉपर्टी वगैरह भी है वो भी प्राप्त होगी। तो फैमिली का आइडिया था या हिंदू आइडियल फैमिली का आइडिया था, वो कहीं ना कहीं जॉइंट फैमिली के आइडिया में एकदम मिक्सअप हो गया कि जो धर्मशास्त्रा में रूल एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं उसको लोगों ने काफ़ी वाइडली प्रयोग करना शुरू कर दिया। स्पेशली ब्रिटिश कॉलोनियल जब हिस्ट्री लिखी जाने लगी तो इन लोगों ने कंफ्यूज भी कर दिया। ठीक है, ज़रूरी नहीं था कि इंडिया में सब लोग एकदम आइडियल टाइप की फैमिली चाहते थे, बट इस तरीके से हमें दिखाया जाने लगा। अगर हम मेन की स्टडी की बात करें तो उन्होंने इस तरीके से एग्जाम मतलब बताया है कि जो भारत की फैमिली का सिस्टम है, जो भी चल रहा है, जो परिवार का संबंध वगैरह, वो प्राचीन काल से अभी तक सेम ही चल रहा है। मतलब एक
वो प्राचीन का नमूना है हमारे पास देखने की। परिवार में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आया, जो परिवार का सिस्टम पहले एग्जिस्ट करता था वही आज भी एग्जिस्ट करता है, यानी फैमिली की बॉन्डिंग हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और इन्होंने मेन ने पैट्रियार्किकल जो फैमिली होती है, पुरुषसत्तात्मक जो परिवार होता है, उसको ऐसा कॉरपोरेशन बताया है और इसके मेंबर्स को एज अ ट्रस्टी बताया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने बताया है। एंड अगर हम बात करें तो भारतीय बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट हैं जो इंडोलॉजिकल अप्रोच अपनाए हैं, जिसमें से प्रभु भी एक हैं। तो प्रभु बताते हैं कि जो पैट्रियार्किकल फैमिली होती है, यानी जो पुरुषसत्तात्मक जॉइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार जो होता है, वो आपको हर हिंदू के परिवार में देखने को मिल जाएगा। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अमीर है, गरीब है, गाँव में रहता है, शहर में रहता है। और घुरे इसको आइडियल नॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि एक तरीके से सिस्टम, एक नॉर्म हमने बना दिया कि इस तरीके की फैमिली होनी चाहिए। अगर हम बात करें अपर कास्ट या अपर क्लास इंडियन जो फैमिलीज़ हैं, ठीक है, जो उनके यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन या जिस तरीके के संबंध हैं, जिस तरीके के आइडियाज़ हैं, मतलब जो अपर कास्ट है यानी उच्च जाति के लोग, और अपर क्लास क्योंकि वो लोग अमीर भी हैं टेक्निकली, तो उन लोगों का जो आइडियाज़ है कि किस तरीके से परिवार होना चाहिए, किस तरीके से एकता होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं संस्कृताइजेशन के प्रोसेस के थ्रू, जो कि श्रीनिवास जी का कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बहुत सारे वीडियोज़ में समझा रखा है, अलग वीडियो भी है, उसके थ्रू जो छोटे कास्ट के लोग हैं उसको फॉलो करके वो लोग भी इसी तरीके के सिस्टम को एक तरीके से अपनाने लगे हैं, उनके ट्रेडिशन को, एटीट्यूड को, इंटरेस्ट को, इस तरीके से। ठीक है।